हेलो एवरीवन, दिस इज हरीश पांचाल एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की क्लास में हम करने वाले हैं क्लास 11th कॉमर्स से बिजनेस स्टडीज का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है फाउंडेशंस ऑफ बिजनेस। अब फाउंडेशंस ऑफ बिजनेस की अगर हम बात करें तो हम यहाँ पर देखें कि चैप्टर नंबर 1 जो है हमारा, जिसका नाम है बिजनेस ट्रेड एंड कॉमर्स, तो इसमें हम आज दो पार्ट करेंगे, जिसमें हम इंट्रोडक्शन, रोल ऑफ बिजनेस, कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एंड कंपैरिजन ऑफ बिजनेस को करेंगे। टोटल 1.2 तक हम इस चैप्टर को रीड करेंगे और देखेंगे कि इस चैप्टर में क्या कहानी है। आगे देखते हैं। द नेम ऑफ द चैप्टर इज बिजनेस ट्रेड एंड कॉमर्स। सो सबसे पहले हम यहाँ पर इंट्रोडक्शन से शुरू करेंगे, टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेंगे। ऑल ह्यूमन बींग्स, जितने भी इंसान हैं, हाउ एवर दे मे बी, रिक्वायर डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू सेटिस्फाई देयर नीड्स। अब जितने भी इंसान हैं, ओके, इस संसार में जितने भी इंसान हैं, सभी को किसी ना किसी तरीके के जो गुड्स हैं, जो सामान है, वो चाहिए, किसी ना किसी तरीके की सर्विस चाहिए अपनी आवश्यकताओं को सेटिस्फाई करने के लिए। इफ यू वी लुक अराउंड, अगर हम अपने चारों तरफ देखें, वी ऑब्जर्व पीपल, हम लोगों को ऑब्जर्व करते हैं, रिक्वायर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज टू सेटिस्फाई देयर नीड्स। अगर हम अपने चारों तरफ देखें तो हम ये पाते हैं कि लोगों को अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट्स चाहिए, अलग अलग तरीके की सर्विस चाहिए, ताकि वो अपनी जो ज़रूरत है उसको सेटिस्फाई कर सके। फॉर एग्जाम्पल, मान लो किसी को चाय चाहिए, किसी को कॉफ़ी चाहिए, किसी को कोल्ड कॉफ़ी चाहिए, है ना, और किसी को ऑनलाइन सर्विस चाहिए, किसी को ऑफलाइन सर्विस चाहिए, इस तरीके की सर्विसेज हैं। हाउ डू दे बाय दैम, तो लोग उन चीज़ों को और सर्विसेज को किस तरीके से खरीदते हैं। दे गो टू द मार्केट में जाते हैं, आइदर फिजिकल और इलेक्ट्रॉनिक और इंटरनेट, या तो वो फिजिकली मार्केट में जाते हैं या फिर वो ऑनलाइन किसी चीज़ को खरीदते हैं। वेयर दे फाइंड वेराइटी ऑफ शॉप, जहां उन्हें अलग अलग तरीके की वेराइटी की दुकानें मिलती हैं, एंड सेलर्स ऑफरिंग द रिक्वायर्ड कॉमोडिटीज, और उनको अलग अलग सेलर्स मिलते हैं और वो अलग अलग चीज़ें, कॉमोडिटीज उनको ऑफर करते हैं, एंड चूज द बेस्ट विच दे रिक्वायर, और वो अपने सामर्थ्य के हिसाब से बेस्ट क्वालिटी की चीज़ को, बेस्ट सर्विस को लेते हैं। हैव यू हैव यू एवर वंडर्ड, क्या आपने कभी सोचा है, हाउ डू दीज प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज आर मेड अवेलेबल इन द मार्केट, कि ये जो प्रोडक्ट्स और सर्विसेज हैं मार्केट में कैसे अवेलेबल कराई जाती हैं। द नेसेसिटी ऑफ सप्लाइंग गुड्स एंड सर्विसेज इज डन बाय डिफरेंट सेट ऑफ पीपल, जो सर्विसेज की सप्लाई और जो सर्विसेज प्रोवाइड किए जाते हैं लोगों को, वो अलग अलग तरीके के लोगों के द्वारा कराए जाते हैं। इंगेज्ड इन वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटीज, और वो जो लोग हैं हमारे देश की, किसी भी देश की अलग अलग इकोनॉमिक एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं। जैसे दूध बेचने वाले दूध बेचते हैं, लोहे का काम करने वाले जो है लोहे का काम करते हैं, ठीक है, जूते बेचने वाले जूते प्रोवाइड करते हैं। इस तरीके के अलग अलग लोग हैं जो अलग अलग चीज़ों को प्रोवाइड करते हैं। सच एज प्रोडक्शन, जिसमें हम प्रोडक्शन को देखते हैं, मैन्युफैक्चरिंग को देखते हैं, एंड और हम किसे देखते हैं, एक सेकेंड, हाँ, और हम देखते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सचेंज, और डिस्ट्रीब्यूशन को देखते हैं, एक्सचेंज को देखते हैं, सो दैट द नीड्स एंड वांट्स ऑफ कस्टमर्स आर सेटिस्फाइड, तो जो कस्टमर्स हैं उनकी रिक्वायरमेंट्स को सेटिस्फाइड किया जा सके। बिजनेस इज अ मेजर इकोनॉमिक एक्टिविटी, व्यापार जो है वो बहुत ही बड़ी इकोनॉमिक एक्टिविटी है, विच इज कंसर्न्ड विद द प्रोडक्शन, जो प्रोडक्शन से कंसर्न्ड है, संबंधित है, एंड सेल ऑफ गुड्स, और सामान को बेचने से संबंधित है, एंड सर्विसेज रिक्वायर्ड बाय पीपल, और सर्विसेज को बेचने से संबंधित है जो लोगों को चाहिए। बिजनेस इज सेंट्रल टू आवर लाइफ, बिजनेस जो है हमारे जीवन का केंद्र है। ऑल्दो आवर लाइव्स आर ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय मैनी अदर इंस्टीट्यूशंस इन मॉडर्न सोसाइटी, हालांकि जो हमारा जीवन है मॉडर्न सोसाइटी में अलग अलग इंस्टीट्यूशन से प्रेरित है। सच एज, जैसे कि स्कूल्स, कॉलेजेस, हमें स्कूल की सर्विस भी चाहिए, कॉलेज की सर्विस भी चाहिए, हॉस्पिटल की सर्विस भी चाहिए, हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं हमें उनसे भी समर्थन चाहिए, उनसे भी सर्विस चाहिए, एंड रिलीजियस बॉडीज, और जो हमारे रिलीजियस बॉडीज हैं धार्मिक जो गतिविधियां हैं
हमें उनसे भी सर्विस चाहिए। बिजनेस हैज अ मेजर इन्फ्लुएंस ऑन आवर डेली लाइफ्स। अब जो व्यापार है उसका हमारे रोजमर्रा के जीवन पर बहुत ही गहरा प्रभाव है। इट इसीलिए देयर फॉर बिकम्स इम्पोर्टेंट दैट वी अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। और इसीलिए ये बात बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गई है कि हम बिजनेस के कॉन्सेप्ट को समझें, बिजनेस की प्रकृति को, नेचर को समझें, और बिजनेस का जो पर्पस है, जो उद्देश्य है, उसको भी समझें। बिजनेस स्टार्ट्स विद प्रोडक्शन। बिजनेस जो है किसी भी वस्तु के उत्पादन से शुरू होता है एंड एंड विद कंजम्पशन, और उस वस्तु के कंजम्पशन पे जाकर खत्म होता है। मेकिंग द फिनिश्ड प्रोडक्ट्स रीच द कस्टमर इन्वॉल्व्स अ सीरीज ऑफ स्टेप्स। और एक फिनिश्ड प्रोडक्ट को, जब हम किसी भी प्रोडक्ट को तैयार कर लेते हैं और उस प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाने तक बहुत सारे स्टेप्स हमें फॉलो करने होते हैं। द वर्क ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड इज कवर्ड अंडर। अब आगे देखते हैं, जो प्रोडक्शन का जो काम है वो किस के अंडर में आता है, इंडस्ट्री के अंडर में आता है। एंड द रिमेनिंग एक्टिविटीज बिलोंग टू कॉमर्स। और जो बाकी के जितने भी काम बच जाते हैं बिजनेस के अंदर, वो सारे के सारे कॉमर्स में आते हैं, वाणिज्य के अंदर आते हैं। इन अ नट शेल वी कॉल, अगर हम बताएं, एक ही झटके में सारी चीजों को बताने की कोशिश करें, कि बिजनेस विच इज अ वाइडर टर्म एंड इंडस्ट्री इंक्लूड्स इंडस्ट्री, ट्रेड एंड कॉमर्स। बिजनेस जो है एक बहुत ही बड़ा टर्म है जिसके अंदर हम इंडस्ट्रीज को यूज करते हैं, ट्रेड यूज करते हैं एंड कॉमर्स को यूज करते हैं। ट्रांसफर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब देखो हम किस तरीके से अपनी जो गुड्स और सर्विसेज हैं उनको ट्रांसफॉर्म करते हैं। देखो यहाँ पर इस डायग्राम से आपको पता चलेगा इकोनॉमिक एक्टिविटीज कौन कौन सी होती हैं। प्रोडक्शन होता है या फिर परचेज होता है, उसका कंजम्पशन होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है, और वस्तु का एक्सचेंज होता है। और यहाँ तक हमने देखा हमारा इंट्रोडक्शन के डेली मर्रा की चीज़ों के लिए, रोज़मर्रा की चीज़ों के लिए हमें कोई ना कोई सामान चाहिए, कोई सर्विस चाहिए, जिसके लिए हमें एक बिजनेस की आवश्यकता होती है, इंडस्ट्री की आवश्यकता होती है, ट्रेड एंड कॉमर्स की आवश्यकता होती है। तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन। अब हम बात करते हैं आगे का 1.1.1 जो हमारा पार्ट है, दैट इज रोल ऑफ बिजनेस इन डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी। हमारा जो इकोनॉमी है, जो हमारी अर्थव्यवस्था है, उसके विकास में बिजनेस की क्या भूमिका है। ओके, देखो कोई भी इंसान जो बिजनेस करता है वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में टैक्स पे करता है, खरीदने के ऊपर या फिर बेचने के ऊपर, और वो सारा टैक्स जो है वो जाता है गवर्नमेंट को, जिससे जो हमारी इकोनॉमी है, जो हमारी जीडीपी है, ओके, उसमें बढ़ोतरी होती है और हमारा डेवलपमेंट होता है। तो बिजनेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिजनेस विच इंक्लूड्स ट्रेड। बिजनेस के अंदर ट्रेड होता है, व्यापार होता है, एंड कॉमर्स और वाणिज्य होता है। हैव प्लेड अ वाइटल रोल सिंस टाइम्स मेमोरियल। जब से हमें समय याद है, अगर हम अपने पास्ट की बात करें, जब से हमें चीजें याद है तब से ही बिजनेस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा करता है। यू हैव स्टडीड इन योर अर्लियर क्लासेस। आपने अपनी अर्लियर क्लासेस में पढ़ा होगा दैट आवर कंट्री, जो हमारा देश है इंडिया, हैड अ गोल्डन पास्ट। हमारा जो देश है भारत, उसका एक सुनहरा पास्ट रहा है। एंड द ट्रेडिंग एक्टिविटीज हैड अ सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन टू इट्स प्रॉस्पेरिटी एंड गेन्स। और जो हमारा देश है उसकी समृद्धि में, उसके विकास में ट्रेडिंग जो है, जो व्यापार है, उसने बहुत ही बड़ा योगदान दिया है। द आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस हैव शोन दैट, जो हमारे आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है, सबूत है, उनसे पता चलता है कि ट्रेडिंग एक्टिविटीज वर द मेन स्ट्रे ऑफ द इकोनॉमी इन एंशिएंट टाइम्स। प्राचीन समय में व्यापार जो था वो बड़ा ही इम्पोर्टेंट था अर्थव्यवस्था के लिए। विच वर कैरिड आउट बाय बोथ वाटर एंड लैंड रूट्स, जो पानी के रास्ते से भी होता था और धरती के रास्ते से भी होता था, जमीन के रास्ते से भी होता था। अब आपने ये चैप्टर पढ़ा होगा द सिल्क रोड, आप जो है 12th क्लास में या फिर 11th क्लास में, मुझे याद नहीं है, ये चैप्टर है, तो उसमें भी ये बताया गया है। सिल्क रोड बड़ा ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। सिल्क रूट, द मैरीटाइम ट्रेड वर क्वाइट प्रोमिनेंट इन ट्रांसपोर्टिंग गुड्स एंड कमोडिटीज फॉर ट्रेडिंग पर्पस। वस्तुओं को लाने के लिए, ठीक है,
और वस्तुओं को ले जाने के लिए एक रूट इस्तेमाल किया जाता था एंशिएंट टाइम में, जिसका नाम था सिल्क रूट, सिल्क रोड इसे बोला जाता था। तो यहाँ से सारा का सारा आयात और निर्यात किया जाता था दूसरे देशों में, अगर हम लैंड एरिया की बात करते हैं तो। आगे देखते हैं। द गुड्स वर ट्रेडेड बोथ इटरनली एंड टू दी फॉरेन लैंड्स। अब जो सामान है देश के अंदर भी प्रोवाइड किया जाता था व्यापारियों द्वारा और देश के बाहर भी प्रोवाइड किया जाता था, विच जनरेटेड सरप्लस इनकम, जिससे कि हमारी जो इनकम है वो और भी ज्यादा होती थी। एज अ रिजल्ट और परिणाम स्वरूप द पीपल वर इंगेज्ड इन वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटीज। लोग जो हैं बहुत सारी आर्थिक जो एक्टिविटीज हैं उनके अंदर इन्वॉल्व थे, सच एज एग्रीकल्चर, जैसे कि कृषि हो गई, है ना, खेती हो गई, एंड डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, जानवरों को पालना, जैसे गाय भैंसों को पालना, भेड़ों को पालना, जिससे लोग जो है दूध का और ऊन का व्यापार करते थे, मीट का व्यापार करते थे। वीविंग कॉटन, कॉटन बनाना, डाइंग फैब्रिक, कपड़ों पर डाई करना, मेकिंग क्ले पॉट्स, मिट्टी के बर्तन बनाना, यूटेंसिल्स, मटके बनाना, यूटेंसिल्स बनाना, बर्तन बनाना, एंड हैंडीक्राफ्ट्स, और हाथ से कार्य करना, हाथ की नक्काशी करना, स्कल्पचिंग, मूर्तियां बनाना, कॉटेज इंडस्ट्रीज, जो हमारी कॉटेज इंडस्ट्रीज है वो, मेसनरी इंडस्ट्रीज एटसेट्रा। बहुत सारी ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटीज थी जिनमें लोग शामिल थे, जिनमें लोग काम करते थे। फैमिली बेस्ड वर्कशॉप्स, कारखाने होते थे घरों के अंदर फॉर मैन्युफैक्चरिंग, चीज़ों को बनाने के लिए, वर इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ इकोनॉमिक लाइफ, और ये हमारा जो आर्थिक जीवन है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। दिस मनी वॉज चैनलाइज्ड इनटू फर्दर इन्वेस्टमेंट, और जो पैसा वहां से कमाया जाता था उसको दोबारा से चैनलाइज किया जाता था इन्वेस्टमेंट के लिए, उसे उस पैसे को इन्वेस्ट किया जाता था जिससे कि और ज्यादा रेवेन्यू प्राप्त हो सके, एंड लेड टू दी डोमिनेंट ग्रोथ ऑफ इंडिजिनस बैंकिंग सिस्टम, और इसी के जरिए, इसी से हमारा एक जो बैंकिंग सिस्टम है वो शुरू हुआ। अब पहले कहाँ बैंक हुआ करते थे, ठीक है, अब इंडस्ट्री ग्रो हो गई तभी तो बैंकों की जरूरत पड़ी टू फाइनेंस द ट्रेडिंग एक्टिविटीज, ताकि जो बैंक है वो जो व्यापारी हैं उनको लोन दे सके ताकि वो अपना बिजनेस बढ़ा सके। ठीक है, अब आगे देखते हैं भाई। एन एग्जाम्पल ऑफ इट इज द यूज ऑफ ओल्ड एज हुंडी एंड चिट्ठीज। अब जैसे आपको ये पिक्चर में दिखाई दे रहा होगा, दिस इज अ पार्ट ऑफ हुंडी। जैसे आजकल चेक बुक चलती हैं वैसे ही पहले हुंडी और चिट्ठी होती थी। दीज वर यूज्ड एज डॉक्यूमेंट्स टू फैसिलिटेट ट्रांसफर ऑफ मनी, और इनको पैसों के जो ट्रांसफर है, पैसों को ट्रांसफर करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता था, हुंडी का इस्तेमाल किया जाता था या फिर चिट्ठी का इस्तेमाल करते थे, क्योंकि कैश अवेलेबल नहीं होता था, सॉरी अवेलेबल होता था लेकिन कैश जो है रास्ते में चोरी होने का खतरा होता था, इसीलिए वो हुंडी और चिट्ठी का इस्तेमाल करते थे। फ्रॉम वन हैंड टू अनदर हैंड फॉर ट्रेडिंग एक्टिविटीज, जो व्यापारिक गतिविधियां होती थी उनके लिए हम हुंडी का इस्तेमाल करते थे। एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सचेंज इट इन्वॉल्व्ड कॉन्ट्रैक्ट विच अ वारंट टू पेमेंट ऑफ मनी, ये मनी को ट्रांसफर करने की एक वारंट होता था, टू प्रॉमिस और ऑर्डर विच इज अनकंडीशनल, ठीक है, जो एक अनकंडीशनल प्रॉमिस होता था। कैपेबल ऑफ चेंज थ्रू ट्रांसफर बाय वैलिड नेगोशिएशन, और अभी आप नीचे देखेंगे कि अलग अलग तरीके की हुंडी होती थी। जैसे आजकल मान लो चेक है, आपने सेल्फ का चेक बना लिया तो उसे कोई भी कैश करा सकता है। अगर आपने किसी पर्टिकुलर इंसान का नाम लिख दिया चेक पे तो उसी इंसान का जो उस वही इंसान उस चेक को ले सकता है, और एक टाइम ड्यूरेशन भी होती है, 6 महीने, 3 महीने, 4 महीने। ओके, तो इस तरीके से पुराने समय में भी यूज किया जाता था हुंडी। Why there was a need to create an intangible form of exchange of money। अब देख रहे हो जैसे आजकल हम ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर करते हैं, सेम वैसे ही ये सिस्टम होता था हमारे एंशिएंट टाइम में। अब इसकी जरूरत क्यों पड़ती थी? अब जैसे मैंने आपको बताया कि भाई चोरी वगैरह हो जाती थी या फिर और कोई दुर्घटना हो जाती थी। इट वॉज सो, ऐसा इसीलिए बिकॉज ट्रेवलिंग लॉन्ग डिस्टेंसेज आइदर बाय लैंड और सी इन्वॉल्व रिस्क ऑफ थेफ्ट एंड रॉबरी, क्योंकि लंबे समय की दूरी तय करते थे पानी के जरिए या फिर जमीन के जरिए जो है व्यापारी, तो चोरी होने के या फिर रॉबरी होने के चांसेस हो जाते थे। हुंडी विच लिटरली मीन्स टू कलेक्ट, हुंडी का मतलब होता है कलेक्ट करना, वॉज रिटन इन वर्नाकुलर लैंग्वेज, एक
वर्नाकुलर जो देसी भाषा में जो देसी लैंग्वेज होती है लोगों के द्वारा वो लिखी जाती थी, एंड फैसिलिटेटेड द सेफ ट्रांसफर ऑफ मनी बिटवीन पार्टीज एंड हेल्प प्रमोशन ऑफ ट्रेडिंग एक्टिविटीज। और ट्रेडिंग एक्टिविटीज को ज़्यादा प्रोत्साहन मिलता था इससे, और जो पैसे का लेन देन होता था वो दो पार्टियों के बीच में आराम से हो जाता था। The emergence of credit transactions and availability of loan and advances enhance commercial operations। और फिर बाद में जो है ट्रेडिंग में लोन की सुविधा उपलब्ध हो गई, जिससे कमर्शियल ऑपरेशंस में ज़्यादा जो है इनहेंस हुआ, मतलब डेवलपमेंट हुआ। उसके बाद लास्ट देख, अब देखो यहाँ पर ये ना अलग अलग तरीके की हुंडी है, जैसे धनी जोग, सहज जोग, फायरमैन जोग, ठीक है, और दक्कन जोग, धानी जोग, ये मुदाती, दर्शनी, अलग अलग तरीके के जो चेक्स हैं या फिर हुंडी जिसको आप बोलते हो, वो पुराने समय में होते थे। आप इसको पढ़ना। अब बात करते हैं, द इंडियन सब कॉन्टिनेंट इंजॉयड द फ्रूट्स ऑफ फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड। अब बहुत ही बैलेंस्ड व्यापार किया जाता था भारतीय सब कॉन्टिनेंट के अंदर, वेयर एक्सपोर्ट्स एक्सीडेड इम्पोर्ट विद लार्ज मार्जिन, जहाँ पर आयात और निर्यात जो होता था वो काफ़ी लंबे मार्जिन में होता था। एंड द इंडिजिनस बैंकिंग सिस्टम बेनिफिटेड द मैन्युफैक्चरर्स, ट्रेडर्स एंड मर्चेंट्स। और जो बैंकिंग सिस्टम होता था वो किस किस को बेनिफिट देता था? मैन्युफैक्चरर्स को बेनिफिट देता था, ट्रेडर्स को बेनिफिट्स देता था, और मर्चेंट्स को, जो व्यापारी होते थे उनको, विद एडिशनल कैपिटल फंड्स। और उनको एडिशनल कैपिटल फंड्स भी प्रोवाइड किए जाते थे फॉर एक्सपेंशन एंड डेवलपमेंट, ताकि वो अपने बिजनेस को बढ़ा सकें और विकसित हो सके। कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल बैंक्स लेटर इन्वॉल्व्ड टू फाइनेंस ट्रेड। अब बाद में कमर्शियल बैंक्स और फाइनेंशियल इंडस्ट्रियल बैंक्स जो थे वो भी फाइनेंस करने के लिए आगे, व्यापारियों को पैसे देने के लिए आगे, लो भाई पैसे लो और अपना काम धंधा आगे बढ़ाओ। एंड कॉमर्स एंड एग्रीकल्चरल बैंक्स, और फिर एग्रीकल्चरल बैंक्स भी आगे। आप देखते होंगे कि जो किसान हैं उनको लोन दिया जाता था बैंकों के द्वारा, टू प्रोवाइड बोथ शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म लोन्स टू फाइनेंस एग्रीकल्चरलिस्ट। और जो किसान थे उनको लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म जो लोन है वो प्रोवाइड किए जाते थे। आगे देखते हैं, मैनी लीडिंग ट्रेड सेंटर्स वर डेवलप्ड। और फिर बाद में बहुत सारे ट्रेड सेंटर्स को डेवलप किया गया इन एंशिएंट टाइम, पुराने जमाने में, प्राचीन समय में, फॉर द इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट, इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, ताकि जो सामान है उसको लाया जा सके और भेजा जा सके दूसरे देशों में। सम ऑफ देम बीइंग पाटलिपुत्र, पेशावर, तक्षशिला, इंद्रप्रस्थ, मिथिला, मधुरम, सूरत, उज्जैन, कांची, मिथिला। मेजर एक्सपोर्ट्स आइटम्स वर स्पाइसेस। जो मेजर एक्सपोर्ट जो किए जाते थे वो होते थे मसाले, गेहूं, चीनी, इंडिगो, नील, ओपियम और सीसम ऑयल। जो सीसम का जो ऑयल है वो बाहर भेजा जाता था। अच्छा, कॉटन, पैरेट, लाइव एनिमल्स एंड एनिमल प्रोडक्शन एटसेट्रा, ये सब बाहर भेजा जाता था। मेजर इंपोर्ट जो सबसे ज्यादा आयात की जाती थी चीजें, वर हॉर्सेस, घोड़े मंगवाए जाते थे, एनिमल प्रोडक्ट्स मंगवाए जाते थे, चाइनीज सिल्क मंगवाया जाता था, लिनन मंगवाया जाता था, वाइन, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर एटसेट्रा, ये सारी चीजें जो हैं बाहर से हमारे देश में मंगवाई जाती थी। देयर वर ऑल काइंड्स ऑफ टाउन्स, और हर तरीके का शहर उपलब्ध होता था, जैसे पोर्ट टाउन होता था, मैन्युफैक्चरिंग टाउन होता था, ओके, मर्सेंटाइल टाउन्स होते थे, द सेक्रेड सेंटर्स होते थे, एंड पिलग्रिमेज टाउन्स। देयर एग्जिस्टेंस इज एन इंडेक्स ऑफ प्रोस्पेरिटी ऑफ मर्चेंट कम्युनिटी। जो हमारी व्यापारिक कम्युनिटी थी उनकी प्रोस्पेरिटी को ये जो शहर हैं ये दर्शाते थे। एंड प्रोफेशनल क्लासेस, और उनकी प्रोफेशनल क्लासेस को ये दर्शाते थे। मतलब जो व्यापारी वर्ग था वो बहुत ही ज़्यादा रिच था, अमीर था, और उनके अलग अलग जो शहर हैं वो बनाए हुए थे, जिसमें कि अलग अलग तरीके का जो मैन्युफैक्चर है वो किया जाता था। तो हम एंसेंट टाइम की अभी हम बात कर रहे हैं, अभी हम मॉडर्न टाइम्स की बात नहीं कर रहे हैं। आगे देखते हैं, बिजनेस एक्टिविटीज लेड टू द ग्रोथ ऑफ डिफरेंट एड्स टू ट्रेड सच एज ट्रांसपोर्टेशन। अब जो बिजनेस एक्टिविटीज हैं, ठीक है, वो अलग अलग सहायता लेते थे, अलग अलग चीजों की सहायता लेते थे, जैसे ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, फाइनेंस एंड कम्युनिकेशन, विच ग्रू दी
प्रोस्पेक्ट्स ऑफ ट्रेडिंग एक्टिविटी, जिससे कि जो प्रोस्पेक्ट्स है, जो आपकी व्यापारिक गतिविधि है, वो और भी ज़्यादा डेवलप होती थी। विद द एक्टिव कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन ट्रेडर्स, भारतीय जो व्यापारी थे उनके एक्टिव कंट्रीब्यूशन के जरिए, एंड अदर मर्चेंट कम्युनिटीज, और जो दूसरी व्यापारिक समुदाय थे, द इंडियन सब कॉन्टिनेंट वॉज पॉपुलरली कॉल्ड स्वर्ण भूमि, जिसे भारत को स्वर्ण भूमि बोला जाता था एंड स्वर्ण द्वीप बोला जाता था। इन दी राइटिंग्स इन मैनी ट्रैवलर्स, बहुत सारे जो ट्रैवलर्स हैं उन्होंने अपने अपने राइटिंग्स में इसको लिखा है कि भारत जो है एक स्वर्ण भूमि हुआ करता था और एक स्वर्ण द्वीप हुआ करता था। एज मेगास्थेनेंस फैक्सिनन, इसे हाफियन बोलेंगे, ये भी एक ट्रैवलर था, ठीक है। जैसे हुन सैंग या फिर अल बेरोनी 11th सेंचुरी में, एबन बतूता 11th सेंचुरी में, फ्रेंचमैन फ्रैंकियोस 17th सेंचुरी एंड अदर्स, और भी बहुत सारे जो ट्रैवलर्स हैं, ये सभी ट्रैवलर्स के नाम हैं। उन्होंने अपनी राइटिंग्स में मेंशन किया है भारत को कि भारत जो है एक स्वर्ण द्वीप हुआ करता था। दे रिपीटेडली रेफर टू दी प्रॉस्पेरिटी ऑफ द कंट्री, और बार बार ये हमारा जो देश है उसकी प्रॉस्पेरिटी के बारे में बात करते हैं। Between the 1st and the 7th century CE, India is estimated to have the largest economy in the ancient and medieval world. अगर हम देखें पहली से लेके और 7वीं शताब्दी तक, भारत जो है पूरे संसार का सबसे लार्जेस्ट आर्थिक केंद्र हुआ करता था एंसेंट और मिडिवल वर्ल्ड में, कंट्रोलिंग अबाउट 1/3 एंड 1/4 ऑफ द वर्ल्ड्स वेल्थ। ओके, और जो संसार है, पूरे संसार की 1/3 जो इनकम है वो भारत के पास होती है। जैसे देखो, फर्स्ट एडी में 32% है, ओके, और 100 एडी में 32% है, 1500 एडी में फिर वो 24.34, फिर वो घटते घटते जो है कम हो गए। अब यहाँ पर देखो 1952 में 3.8 आ गया है। बहुत सारे जो बाहर के लोग थे वो आए, ट्रेड किया और जो है उन्होंने लूटा देश को। अब ये सारे ना मेजर ट्रेड सेंटर्स थे एंसेंट टाइम में, ठीक है, ये आप खुद पढ़ेंगे। जैसे पाटलिपुत्र है, पेशावर है, तक्षशिला है, इंद्रप्रस्थ है, मथुरा है, वाराणसी है, ये बहुत सारे हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, हमें जो है 1.2.3 तक कंपैरिजन ऑफ बिजनेस तक इस चैप्टर को करना है, तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। विद द एमर्जेंस ऑफ एमिग्रेंट्स ऑफ ब्रिटिश एम्परर रूट्स इन इंडिया, द ईस्ट इंडिया कंपनी यूज्ड revenues generated by the provinces under its rule for purchasing Indian raw materials। अब जब से ब्रिटिश लोग भारत में आए, इन्होंने भारत की लंका लगा दी, ओके, इन सेंस के भारत में आए और ईस्ट इंडिया कंपनी को सिचुएटेड किया, और जो भी यहाँ से रेवेन्यू जनरेट की जाती थी उससे क्या क्या करते थे, भारत का जो कच्चा माल होता था ना उसको खरीद लेते थे और फिर भारतीय लोगों को ही वो बना हुआ माल बेचते थे, ठीक है। जैसे स्पाइसेस खरीद लिए या फिर दूसरे जो गुड्स हैं, सामान है, वो खरीद लिया भारतीय लोगों से। दिस चेंज्ड द कंडीशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, और जिससे जो भारत की जो इकोनॉमी है वो बदल गई। फ्रॉम बीइंग एन एक्सपोर्टर ऑफ प्रोसेस्ड फूड्स टू द एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल। अब हम जो है कच्चा माल बेचने लगे। पहले हम प्रोसेस्ड फूड बेचते थे, लेकिन अब हम कच्चा माल बेचने लगे, एंड बायर ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, और बने बने सामान को खरीदने लगे, ठीक है। तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी ने बुरा काम किया भारत के साथ। आफ्टर इंडिपेंडेंस, और जब हम आज़ाद हो गए, द प्रोसेस ऑफ रीबिल्डिंग द इकोनॉमी स्टार्टेड, और दोबारा से भारत की जो इकोनॉमी है उसको बिल्ड करना दोबारा से शुरू हो गया। एंड इंडिया इम्पैक्ट ऑन planned development with the objective of achieving a self-reliant socialistic pattern of society। और जब भारत आज़ाद हुआ तो इसे जो है अपने आप को अचीव करना था, अपना जो पुराना जो डेवलपमेंट था उसको अचीव करना था, और सेल्फ रिलायंट थे, ये सोशलिस्टिक थे पैटर्न, जो हमारे सामाजिक पैटर्न थे उस पे। तो आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद बहुत ही ज़्यादा चेंजेस हुआ है। द measures taken toward the same was characterized by centralized economic
planning and emphasis on public investment in बेसिक एंड की इंडस्ट्रीज, जो हमारी इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रीज हैं या फिर जो बेसिक इंडस्ट्रीज हैं उसमें पब्लिक की इन्वेस्टमेंट ली गई और एक इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट है उसको प्लान किया गया जब देश आज़ाद हो गया था। अब बात करते हैं ड्यू इम्पोर्टेंस वॉज गिवन टू द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रीज। अब जो मॉडर्न इंडस्ट्रीज हैं उनको इम्पोर्टेंस दी गई, मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल एंड साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस को जो है इम्पोर्टेंस दी गई, स्पेस एंड न्यूक्लियर प्रोग्राम्स को इम्पोर्टेंस दी गई, बट लैक ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। लेकिन जो हमारी पूंजी की फॉर्मेशन थी वो लैक थी, कमी थी उसके अंदर। राइज इन पॉपुलेशन, और जो हमारे देश की जो पॉपुलेशन है वो भी बढ़ रही थी। बहुत सारी समस्याएं थी भारत के सामने जब देश आज़ाद हुआ। वीक फाइनेंशियल सिस्टम, और हमारे देश का जो फाइनेंशियल सिस्टम था वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर था। इन एजुकेट इंफ्रास्ट्रक्चर, अपर्याप्त इंफ्रास्ट्रक्चर था। एंड हाई ह्यूज एक्सपेंडिचर ऑन डिफेंस, और जो हमारी डिफेंस फोर्स जो थी उसके ऊपर बहुत ज़्यादा खर्चा करना था। हाई फिशल deficits and continuous deficits in balance of payments were evident, and international communities' confidence in India's ability to manage its economy was severely affected। और जितने भी इंटरनेशनल जो कम्युनिटीज थी, जैसे कि बाहर के जो देश थे, उनको ऐसा लगता था कि जो भारत है अपनी जो इकोनॉमी है उसको अपने तरीके से ठीक से हैंडल नहीं कर पाएगा, मैनेज नहीं कर पाएगा। अब इसकी भी समस्या थी। द बैलेंस ऑफ पेमेंट सिचुएशंस वाज, ठीक है, प्रिकैरियस थी, बहुत ही खराब थी। एज अ रिजल्ट, और परिणाम के स्वरूप, इंडिया एग्रीड टू द इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन इन 1991, और 1991 में भारत ने इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन को सहमति दी। अब इसका आपको पता लगाना है कि ये क्या होता है और मुझे कमेंट में बताना है। अब बात करते हैं आगे, बहुत ज़्यादा बोल लिया भाई वीडियो में। थ्री pronged approach of stabilization, restructuring and globalization of Indian economy was adopted to address the changes in economic and business scenario and its integration with the global economy। अब a थ्री pronged approach start की गई, स्टेबलाइजेशन, रिस्ट्रक्चरिंग एंड ग्लोबलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, भारतीय इकोनॉमी की, was adopted to address the changes। अब उसको अडॉप्ट किया गया, जितने भी चेंजेस आ रहे हैं हमारी इकोनॉमिक और बिजनेस सिनेरियो के अंदर उनको इंटीग्रेशन करने के लिए विद ग्लोबल इकोनॉमी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जब भारत की सरकार है, अनाउंस्ड मेजर इकोनॉमिक रिफॉर्म पैकेजेस, उन्होंने मेजर रिफॉर्म पैकेजेस की अनाउंसमेंट करी, एम्ड एट रेस्टोरिंग द ग्रोथ मोमेंटम इन द इकोनॉमी। जो इकोनॉमी है उसकी ग्रोथ को बढ़ाने के लिए मेजर पॉलिसीज चेंजेस वर इफेक्टेड सिंस 1991। फिशल, मॉनिटरी, ट्रेड, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर, फॉरेन एक्सचेंज एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट सिंस 1991 से ही शुरू हो गया था। कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस थोड़ा सा ही रहता है भाई, ठीक है, झेल लो मुझे। द इंडियन इकोनॉमी इज इमर्जिंग एज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड टुडे। आज की अगर हम बात करें तो भारतीय अर्थव्यवस्था जो है फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है एंड प्रेफर्ड एफडीआई डेस्टिनेशन, और प्रेफर्ड एफडीआई डेस्टिनेशन है। रेजिंग इनकम्स, सेविंग्स इनकम भी रेज हो रही है, सेविंग्स इनकम हो रही है, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ रही हैं, इंक्रीज्ड डोमेस्टिक कंजम्पशन, जो डोमेस्टिक कंजम्पशन है वो बढ़ रहा है, एंड यंगर पॉपुलेशन, और जो पॉपुलेशन उसका बहुत बड़ा जो हिस्सा है वो यूथ है। इन शॉर्ट्स ग्रोथ, इससे हमें ग्रोथ मिलती है फॉर डेकेड्स टू कम, आने वाले कई दशकों तक हमें इससे इनकम मिलेगी, ग्रोथ मिलेगी। द हाई ग्रोथ सेक्टर्स हैव बीन आइडेंटिफाइड, और जो हाई ग्रोथ फैक्टर्स हैं उनको पहचान लिया गया है, विच आर लाइकली टू ग्रो एट अ रैपिड पेस, जो बहुत ही ज़्यादा स्पीड से ग्रो करेंगे। एंड द रिसेंट इनिशिएटिव्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया
सच एज मेक इन इंडिया, और भारत के जो इनिशिएटिव प्लान्स हैं जैसे कि मेक इन इंडिया या फिर स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू हेल्प द इकोनॉमी इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स। आयात और निर्यात के रूप में भारत की इकोनॉमी में मदद करेंगे। विद स्टडी एंड सस्टेनेबल ट्रेड बैलेंस, जिससे कि एक स्थिर और सस्टेनेबल ट्रेड किया जाएगा भारत के अंदर। अब बात करते हैं 1.2, ये हमारा कॉन्सेप्ट्स ऑफ बिजनेस। आई थिंक है ना, इसको यहीं पर फिनिश कर देना चाहिए, काफ़ी बड़ी हो गई है वीडियो और मैं नहीं चाहता कि आप लोग पक जाएं, तो आज के चैप्टर में हम इतना ही करते हैं। तो 1.2 को हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे। बहुत बड़ा चैप्टर है, 3-4 वीडियो इसकी आएंगी। कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस को हम आने वाली क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आई होप सो ये जो आज हमने पार्ट किया है इंट्रोडक्शन, अभी हमने इंट्रोडक्शन किया है एंड रोल ऑफ बिजनेस किया है एंड कॉन्सेप्ट्स ऑफ बिजनेस किया है, हुंडी के बारे में पता किया है कि हुंडी क्या होती है। और जनरली ये फर्स्ट चैप्टर है, तो फर्स्ट चैप्टर में थोड़ा सा पास्ट के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, बिजनेस ट्रेड एंड कॉमर्स के बारे में। 11th क्लास में पढ़ रहे हो भाई आप, छोटी क्लास में नहीं हो, तो थोड़ा बहुत खुद भी आपको रिसर्च करनी पड़ेगी। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, और अगली क्लास में हम करेंगे 1.2 कॉन्सेप्ट्स ऑफ बिजनेस। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। बाय बाय, टेक केयर।